अच्छा जी, आज ना हम लोग कैंपेन बनाना सीखेंगे। ठीक है। मैंने ये डिसाइड किया था कि आज हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आज हम लोग सीधा कैंपेन पे ही जाएंगे और किसी चीज़ के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। कैंपेन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जब आप बनाते हो। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर वन, कैंपेन में होता है सबसे पहले कैंपेन का स्ट्रक्चर की तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन कैंपेन, नंबर टू एड सेट और नंबर थ्री आपके पास एड्स होते हैं। कैंपेन लेवल पे यू सिलेक्ट योर बजट, सॉरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो और बजट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और एड सेट लेवल पे जाके आप बजट सेलेक्ट करते हो, आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हो विच इज़ योर टारगेटिंग। टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आप उसके प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो कि कहाँ पे दिखाना है, और उसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें और भी हैं, एट्रीब्यूशन विंडो वगैरह, वो सिलेक्ट करते हो। एंड देन आफ्टर एड्स में जाके आप एड्स बनाते हो, और उनकी टाइप्स मैंने आपको काफ़ी पढ़ा दी हुई हैं एड्स की, विच इज़ कैरोसेल ऐड, बैनर ऐड, कैटलॉग एड्स वगैरह वगैरह। ठीक है। कलेक्शन ऐड होते हैं, जो हर तरह के ऐड्स हम लोगों ने देखे हैं। आज हम लोग यही सारी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, क्रिएट कैंपेन करेंगे। और आज आपको सबसे पहले मैं सेल्स की कैंपेन सिखाऊंगा। सेल्स की कैंपेन का मतलब ये है कि हम लोग एक ई कॉमर्स की कैंपेन बनाएंगे लाइव। ये एक स्टोर है ई कॉमर्स का जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये मेरा खुद का स्टोर है, आपको पता ही है। ठीक है। इसके अंदर कैटलॉग भी बना हुआ है, इसकी ऑलरेडी कैंपेन्स भी चल रही हैं, इसकी वेबसाइट भी है, पिक्सल भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। और हम लोगों ने लास्ट वीक इसी स्टोर के ऊपर कन्वर्जन एपीआई का वो प्लगइन भी किया था। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके कैंपेन बनानी है। नंबर वन स्टेप है जी, क्रिएट का बटन आ रहा है यहाँ पे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। देन यू हैव दिस नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पास अवेलेबल हैं। अवेयरनेस का है, ट्रैफिक का है, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ठीक है। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट अगेन मैं आपको वन लाइनर इनके बताता जाता हूँ। अवेयरनेस अगर आप इसके ऊपर करेंगे तो आपको खुद ही वो बता रहा है, शो योर ऐड टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है। और उसमें गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज़, ये सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे अवेयरनेस पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाएगा, वीडियो व्यूज़ और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। एंड देन वी हैव ऑप्शंस। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग अवेयरनेस में करते हैं। सो अवेयरनेस का ऐड होता है जस्ट टू रिमेंबर, मेमोराइज योर ब्रांड नेम टू द पीपल। ठीक है। अगर आपने नया नया ब्रांड खोला है, नई नई वेबसाइट खोली है, और आप उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हो, आप उसके अंदर वर्थ उसकी क्रिएट कर रहे हो, और आप चाहते हो लोगों को नाम याद हो, लोगों को ट्रस्ट आए उसके ऊपर, तो आप ब्रांड अवेयरनेस के ऐड चलाते हो। सिर्फ अवेयरनेस के लिए होगा और एग्जैक्टली उसमें उससे सेल्स नहीं शेयर नहीं आएगी, होगी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव सेल्स नहीं है। मे बी और मे नॉट भी कोई एक सेल आ भी जाए उसमें से, बट सेल्स नहीं आती नो मोस्ट केसेस में। अगर आती हैं तो समझ लो कि वो आपके पास बोनस आया उसका, लेकिन आपका मकसद सेल लेना नहीं था। आपका मकसद उन लोगों को ब्रांड याद कराना था, और उसका कंटेंट भी फ़र्क होता है। उसमें आप प्रोडक्ट्स के इमेजेस लगा के आप शॉप नाउ का बटन नहीं लगाते हो उसके ऊपर। अवेयरनेस के अंदर अवेयरनेस से रिलेटेड ही मैसेज देते हो। यू टॉक अबाउट योर ब्रांड्स, आप अपने ब्रांड की स्टोरी के बारे में बताते हो, आप अपने ब्रांड की डिटेलिंग के बारे में बताते हो, क्वालिटीज़ के बारे में बताते हो, और आप बताते हो कि यार ये बड़ी अच्छी मेरी रिटर्न एंड ट्रैफिक पॉलिसीज़ है, ठीक है, एक्सचेंज पॉलिसीज। नंबर टू, ट्रैफिक। सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि आपने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे भेजना है। वो प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक पेज भी हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज भी हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है इन मोस्ट केसेस। ठीक है। और इसके अलावा भी आपका कोई लिंक हो सकता है, ऐप हो सकती है। ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। गेट मोर मैसेजेस, और कोई परचेजेस। लाइक्स वगैरह हाँ, आती है। परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्स। सो बेसिकली ये इंगेजमेंट विद इन द प्लेटफॉर्म, विद इन द प्लेटफॉर्म, फेसबुक के अंदर रहते हुए, इंस्टाग्राम के अंदर रहते हुए मैसेजेस आएंगे, लाइक शेयर्स आएंगे, वीडियो व्यूज़ आएंगे। सो ये इंगेजमेंट विद इन द प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इंगेजमेंट विद योर पेज, विद योर कंटेंट, नॉट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है। एंड देन वी हैव लीड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेबसाइट देखी थी लीड्स वाली। वी हैड अ फॉर्म। जब किसी वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर इटसेल्फ आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो, यूज़र को ऐड दिखाते हो, यूज़र उस एड्स को देखता है, उसके बाद ओपन करता है तो उससे फॉर्म फिलअप कराते हैं। फॉर्म फिलअप से मतलब उससे एक बेसिक उसकी इन्फो इन्फॉर्मेशन गैदर लेते करने हो, की। दैट कुड बी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर,
डिपेंड्स कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये दो तरह से होता है। इंस्टेंट फॉर्म्स जो फेसबुक पे काम करते हैं वहीं पे खुलते हैं, वहीं पे फिल करके बंदा बंद कर देता है। नॉन और दूसरे जो होते हैं दूसरे आपकी वेबसाइट वाले फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म्स, तो आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाता है, देन उसके ऊपर आप उसको इन्फॉर्मेशन दिखाते हो, देन आप उनको फॉर्म दिखाते हो। हो सकते हैं मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम पे, हो सकता है कन्वर्जन्स हो सकती हैं, कॉल हो सकती हैं। कन्वर्जन्स बेसिकली वो किसको बोल रहा है? अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये आई साइन आप लोगों ने सारे पढ़ने हैं, नहीं पढ़े होंगे आप लोगों ने किसी ने भी। गेट पीपल टू शेयर देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एन एप्लीकेशन और टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। जब कन्वर्जन उसने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कर रहा है। देन वी हैव ऐप प्रमोशंस। ऐप प्रमोशंस नाम से ही पता लग गया होगा कि किस काम आती हैं। वह आपकी जो ऐप स्टोर्स की ऐप इंस्टॉल्स करवाते हैं आप, ठीक है, वो आपकी प्ले स्टोर की होती हैं या ऐप स्टोर की ऐप्स होती हैं, यानी कि iOS ऐप्स हैं या आपके एंड्रॉयड ऐप्स हैं। तो ये दोनों ऐप्स को इंस्टॉल करवाने के लिए आप ऐप प्रमोशंस के एड्स चलाते हो। देन लास्टली वी हैव सेल्स। इसके अंदर आप कन्वर्जन्स के ऐड चलाते हो। कन्वर्जन्स मीन्स टू मेक परचेजेस। गुड get people to add an item to their basket, make a purchase, start a subscription और take another action on your website और app। और सेल्स की केस के अंदर हमारा नॉर्मली एक्शन क्या होता है कि यूज़र परचेज करे, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट करे। कैटलॉग सेल्स, गेट पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम योर कैटलॉग, ठीक है। और वो कैटलॉग से बाय करेगा तो पाकिस्तान से बाहर है तो फेसबुक से ही बाय कर लेगा। ऑन फेसबुक भी चेकआउट कर सकता है और ऑन फेसबुक के अलावा उनकी वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकता है। और पाकिस्तान के केस के अंदर सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर ही चेकआउट कर सकता है। सो आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं कि वो प्रोडक्ट कैटलॉग जब उसको सामने ऐड में जाए तो उसको क्लिक करने के बाद वो फेसबुक पे खोल दे या आपकी वेबसाइट पे ले जाए। ये आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं, तो हम लोग वेबसाइट पे लेके जाते हैं। उसके बाद कन्वर्जन, गेट पीपल इनिशिएट परचेज थ्रू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल, ठीक है। सो इसका ओवरऑल है फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आप उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करने के लिए जब आपने ऐड चलाने हैं तो आपने सेल्स वाले ऐड्स चलाने हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जितने भी बच्चे सारे ऑनलाइन वाले और दूसरे जो मुझे सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपको सारी की सारी एक एक ये जितने ही आई साइन है ना और जितने इसने सारी डिटेल्स बताई हैं, ये मुझे आपसे याद चाहिए सबसे, ठीक है। ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल, आपको मैंने बता दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा इसको, ताकि आपको एटलीस्ट, देखिए, मार्केट में जाने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन ही आपको ये होगी कि भाई किस तरह से ऐड चलाते हो। कन्वर्जन के ऐड चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल्स का ऐड किस किस काम आता है, कौन कौन से चीज़ कर सकते हैं उसके साथ चला के, उससे कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मैंने फॉर्म फिलअप कराना तो मैं कौन सा ऐड चलाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस होंगे आपके पास, तो ये जो आपने ये सारा क्लियर करना है ये आपके क्वेश्चंस को क्लियर करेगा आपके। सो वी सिलेक्टेड सेल्स, क्योंकि आज हम लोग सबसे पहले सेल्स का ऐड बना रहे हैं। यहाँ पे ये नीचे बटन आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया। नाउ यू हैव ऑल द स्ट्रक्चर, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन, इंक्लूड द कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। देन वी हैव एक्सेस, डिटरमिन योर ऑडियंस, प्लेसमेंट, स्केड्यूल और स्पेंडिंग, ठीक है। एंड देन यू हैव ऐड, ठीक है, कंटेन्स ऑल ऐड क्रिएटिव्स एंड सेटिंग्स। यही चीज़ मैंने आपको भी बताई थी। सो यही चीज़ यहाँ पे सामने लिखी हुई है। और मैंने आपको कहाँ से बताया, मैंने इधर से देख के बताया आपको। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने भी यही चीज़ें सारी पढ़नी है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। हम लोग इसको हवा बना के नहीं रखेंगे, हम लोग सामने देखेंगे, खुद से डिटेल में पढ़ेंगे उसको कि क्या क्या रहा है वो, ठीक है। अब तीनों के अंदर उसने यहाँ पे लिख दिया कि नेम दिस कैंपेन, नेम दिस एड सेट, नेम दिस एड, ठीक है। मैं कैसे नेम करता हूँ, मैं नेम करता हूँ उस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरा ब्रांड का नाम था AK, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है इसका, मैं कह देता हूँ सेल्स, और उसके बाद मैं कह देता हूँ कैटलॉग, और मैक्सिमम मैं इसके साथ अपनी रिमेंबर याद रखने के लिए मैं इधर इसकी डेट लगा देता हूँ। व्हाट्स द डेट आज 28 अक्टूबर 23, ठीक हो गया।
ये मैंने कैंपेन का नाम रख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कैंपेन का नाम रख सकते हैं। मैंने ये कैंपेन का नाम इसलिए रखा क्योंकि मैं मल्टीपल कैंपेन चलाता हूँ, तो मुझे याद रहता है ये कैंपेन किस चीज़ की है, कब स्टार्ट की थी मैंने, और कब इसके ऊपर आज के दिन में इसके ऊपर क्या रिजल्ट है। मुझे पता लग जाएगा कि ये 3 दिन से चल रही है, 4 दिन से चल रही है, मैं इसके ऊपर डिसीजन ले सकता हूँ। देन एड सेट, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा फॉर एग्जांपल ब्रॉड टारगेटिंग ऑडियंस। अच्छा, यहाँ पे अभी नेमिंग कन्वेंशन मैं कर रहा था। अब टारगेटिंग के अंदर, एड सेट के अंदर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टारगेटिंग अपनी सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग यूज़र को कहाँ पे भेज रहे हैं, किस तरह की टारगेटिंग ऑडियंस हम लोग रख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। देन वी हैव दिस ब्रॉड टारगेटिंग ऑडियंस, मैंने उसका नाम लिख लिया। तीसरे नंबर पे मेरे पास क्या है, मैं कंटेन्स ऑल द एड क्रिएटिव्स। यहाँ पे क्रिएटिव होता है मेरा सारा, तो मैं यहाँ पे टाइप क्रिएटिव जो होती है ना, मैं वो नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे मैंने क्रिएटिव नहीं लगाना, मैंने कैरोसेल ऐड चलाना है, ठीक हो टाइप यानी कि जी। कौन से टाइप का ऐड है तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे 3-4 ऐड बनने होंगे, तो मैंने इस पे कैरोसेल लिख दिया है। अगला मेरा बैनर बनना है तो वहाँ पे उस पर मैं बैनर लिख दूंगा वो, तो मेरी रिमेम्बरेंस के लिए याद होगा, मुझे खोल के देखना नहीं पड़ेगा ये कौन सा ऐड चल, ठीक है। सो अब मुझे पता है कि मेरी कैंपेन आज स्टार्ट हुई है, सेल्स के लिए चलाई है, ये मैं ब्रॉड टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, और अंदर मेरे पास कैरोसेल टाइप का ऐड है, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें कर ली मैंने, एड्स के नाम वगैरह रख लिए। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन आ रही हैं, फेसबुक ने अब 2 ऑप्शन दिए हैं। सो एक वो ये कह रहा है कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के तौर पे चला लो इसको। उसमें ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड फाइंड न्यू कस्टमर, प्रीसेट सेटिंग्स इंक्लूड ऑटोमेटेड प्लेसमेंट, लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी एंड मोर। सो इसके अंदर ये करता है फेसबुक, वो ये कहता है कि आपने मुझे बस बजट देना है और क्रिएटिव देना है, बाकी सारी सेटिंग्स मैं खुद करूँगा अपनी एआई की बेस्ड के ऊपर, और फिर मैं ऐड को चला के आपको परचेज ला के दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आपका अमल दखल कोई ख़ास नहीं होता, सिवाय इतने काम के कि आपने वहाँ पे बजट दे दिया, और क्रिएटिव तो आपने देना ही होता है, और अगर क्रिएटिव नहीं है तो कैटलॉग तो आपने देना ही देना है। तो वो खुद से डिसाइड करता है कौन सा कहाँ पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो भी ऐड है, उसको चलाते हैं, लेकिन मैनुअल के अंदर चले जाएंगे तो सारी की सारी सेटिंग्स, सारी सारी ऑप्शंस आप खुद सेलेक्ट करते हो, जो मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये भी प्रेफरेंस है, लेकिन कुछ डिफरेंट केसेस के अंदर इसको भी हम बना के देखेंगे, लेकिन आज हम लोग मैनुअल बना के पूरा फ्लो देखेंगे, ताकि आपको मैनुअल कैंपेन के बारे में डिटेल पता लग जाए। सो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिर्फ नाम रखे हैं उनके, ठीक है, अभी कुछ और काम नहीं किया। क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है जी। ये आ गया कैंपेन का पेज। आप अगर अपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वो सारा स्ट्रक्चर आ गया है कैंपेन का, जो मैंने अभी आपको बताया था। सो स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे कैंपेन है, नंबर 2 पे एड सेट है, ये उसका साइन है, नंबर 3 पे क्रिएटिव है एड्स, ठीक है, ये उसका साइन है। तो आपने इसको याद रखना है। अब आपको जैसे ही कैंपेन क्रिएट किया तो उसको वो टॉप लेवल पे ले आया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कैंपेन नेम वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, दोबारा से आप अपना ऑब्जेक्टिव भी एडिट कर सकते हो, अगर आपने बना लिया है और दोबारा से एडिट करना चाहते हो तो यू कैन एडिट फ्रॉम हेयर एज वेल अगेन, ठीक है। सो ये वही सेटिंग दोबारा से आपको दिखा रहा है। देन यू हैव दिस यूज़ कैटलॉग ऑप्शन, कि अगर आप इसके अंदर कैटलॉग यूज़ करना चाहते हो या मैनुअल ऐड क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैटलॉग क्रिएट करूँगा, ठीक है, और जो कि मेरी ऑलरेडी है कैटलॉग बनी हुई, तो मैं कैटलॉग की बेस पे ऐड चलाऊँगा। मुझे देखना पड़ेगा कि कैटलॉग कौन सी चल रही है, 1 सेकेंड। अच्छा, ये वाली मैंने कैटलॉग खोली है, अल्फ़ा न्यू। यहाँ पे मैं कैटलॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटलॉग आप सबको पता लग गया था, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा दी थी कैटलॉग क्या होती है, ठीक है। कैटलॉग के अंदर आपकी वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, एक सिंपल सेल्स चैनल इंस्टॉल करके शॉपिफाई पे दिखा दिया था। अब आपने उनको मज़ीद दिन में आपने रखना है उसको। अच्छा, उसके बाद ये एक ऑप्शन है ए बी टेस्ट, इसको ज़रा पढ़ें, ये क्या कह रहा है। ए बी टेस्ट, वैसे ए बी टेस्ट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज़ ए बी टेस्ट। कि ए बी टेस्ट का मतलब ये है कि आप 2 कैंपेन्स, 2 टारगेटिंग ऑडियंस या 2 क्रिएटिव, आप इन दोनों को कंपेयर करवाते हो। तो जब मैं ए बी टेस्ट ऑन करूँगा तो फिर आपसे वो 2 क्रिएटिव और 2 चीज़ें मांगेगा, दोनों को ऐड चलाएगा, ऑडियंस तक पहुँचाएगा, जिसका अच्छा रिजल्ट होएगा उसको विन करा के आपको दिखा देगा कि ये वाला सही चला। तो ये ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास क्रिएटिव 2 तरह के आते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी क्रिएटिव को मैंने लेके चलना है बड़ी कैंपेन के लिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उन दोनों क्रिएटिव को ए बी टेस्ट में डाल देते हो।
जो विन करता है उसके ऊपर बिगर कैंपेन्स बन जाती हैं, उस पर सारे बजट्स लग जाते हैं। गॉट इट? अच्छा, ये एडवांटेज प्लस कैंपेन क्या है? एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें वो बोल रहा था ऑटोमेटिक ऑप्शंस, कि अगर आप ये इनेबल कर दोगे तो कंट्रोल फेसबुक के एआई के हाथ में चला जाएगा। वो चीज़ें डिसाइड करेगा, प्लेसमेंट्स वो डिसाइड करेगा, आप सिर्फ बजट दोगे उसको कि मेरे पास इतने पैसे हैं, बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही करेगा। तो हम ये नहीं कर रहे। इस पेज पे अब मैंने सिर्फ एक काम किया है, नाम डिसाइड करके हम पीछे से आए थे, ऑब्जेक्टिव हम पीछे से लिख के लेके आए थे, कैटलॉग को इस्तेमाल किया मैंने सिर्फ। दो तरह से ऐड चल सकते हैं कन्वर्जन्स के, या तो आप कैटलॉग यूज़ कर सकते हो, या बगैर कैटलॉग के आप वेबसाइट के ऊपर यूज़र को लैंड कराते हो और वो आगे से परचेज करता है। ये कैटलॉग वाला ऐड है, बिकॉज मैंने आपको रिसेंटली कैटलॉग पढ़ाया था, तो मैंने इसलिए आपको कैटलॉग का ऐड करा रहा हूँ। अगर ये इनेबल नहीं करोगे तो यही सेम ऐड आपका बगैर कैटलॉग के भी चल जाएगा। ठीक है, इसको आगे जाके मज़ीद देखेंगे एक दफ़ा ज़रा ये कैंपेन कंप्लीट कर लूँ मैं। यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद कैटलॉग सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रक्चर के दूसरे स्टेप पे, विच इज़ एड सेट। एड सेट्स के ऊपर आते हैं। एड सेट्स के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिटरमिन करनी थी? ऑडियंस, बजट, प्लेसमेंट। के किधर कहाँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे यही ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगी, आपने वो ऑप्शंस देखनी है और उसको साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपने करते जाना। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले वो गोल पूछ रहा है, कैटलॉग सेल्स की कैंपेन हम लोगों ने चलाई है। सो व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस गोल? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, इसको ज़रा क्लिक करके देखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। अब इन 4 ऑप्शंस दिए हैं फेसबुक ने आपको। तो आप अभी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सेल्स। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, क्योंकि हमें सेल्स चाहिए। एक ऑप्शन आपने देखा होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, जो कि डिसेबल है मेरे लिए। वो इस वजह से डिसेबल है क्योंकि मेरे पिक्सल के अंदर फेसबुक के पास इतना डेटा नहीं है कि उसकी बेस पे उसको ऑप्टिमाइज़ कर सके। पॉइंट समझ गए? ये अगर कोई बड़ा ब्रांड होता जिसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती, या पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहा होता, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी उसके पास इनेबल होना था, बिकॉज फेसबुक की एआई के पास इसको रीड करके इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ऑप्शन होनी थी। ये ऑप्शंस जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये फेसबुक की एआई को दे रहे हैं, वो इसकी बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि मेरा ऐड किसके पास जाना है। ये वो सारी ऑप्शंस उससे रिलेटेड हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ये हमारा है। कन्वर्जन्स का इवेंट कौन सा है? डेफिनेटली हम लोग परचेज यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये ऑटो सेलेक्ट आ गया है। अगर ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा तो आपने यहाँ पे देखे, मैं क्रॉस लगाता हूँ। सो मेरे पास इवेंट्स कौन कौन से आ गए हैं? पढ़े ज़रा, इवेंट्स कौन कौन से आए हैं मेरे पास? और व्यू कंटेंट, और इनएक्टिव में ये विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और लीड भी आ रहा है, लेकिन ये इनएक्टिव है। लेकिन ये इवेंट होते हैं मेरी वेबसाइट पे, ये वाले नहीं हैं। एक्टिव ये वाले हैं। सो ये कौन से इवेंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स पे अवेलेबल होते हैं? ये हम लोगों ने चेक किए थे। ठीक है, अब इनमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? परचेज। क्योंकि हम लोग किस पे जा रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि फेसबुक हमारे ऐड उन लोगों को दिखाए जो मोस्ट लाइकली परचेज करने के ऊपर है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ऑप्शनल। सो बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, हम लोग फेसबुक को लिमिट दे रहे हैं, गोल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 रुपीज़। तो मैंने उसको गोल दे दिया है कि मेटा, देखें यहाँ नीचे उसने लिखा हुआ है, मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट परचेज एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 500। सम रिजल्ट मे कॉस्ट मोर एंड सम मे कॉस्ट लेस। सो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं मेटा को कि मेरी मैक्सिमम परचेज लेने की जो मेरे पास बजट है या मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 500। अगर इससे ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो मुझे तो पैसे नहीं बचेंगे उसके अंदर वगैरह वगैरह। सो वट एवर द रीजन वी हैव, तो हम उसको एक गोल दे देते हैं कि 500 रुपये के अंदर अगर परचेज मिल रही होगी तो तब आपने लेनी है, या मैक्सिमम 550 तक वो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसको देने से फ़ायदा क्या है? वैसे तो देखने में फ़ायदा नज़र आ रहा है कि यार मैं इधर लिख दूँ 200 रुपया और मुझे 200 की परचेज मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, मेटा इस चीज़ को आपसे एक्सेप्ट कर लेगा
ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ओपन बिड छोड़ी हुई है, उसका ऐड आप पे प्रायोरिटाइज होता रहेगा, बिड में वो विन करता रहेगा। तो जब तक आपको सस्ती बिड में यूज़र नहीं मिलेगा तब तक मेटा आपका ऐड ही नहीं दिखाएगा। बिकॉज आपने 200 में परचेज़ लेनी है, तो 200 में परचेज़ लेने के लिए ऑडियंस भी सस्ती चाहिए। तो 200 वाली ही ऑडियंस एग्जैक्टली 200 वाली ऑडियंस 200 पे कब जाएगी? जब कोई दूसरा बंदा उस ऑडियंस के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा होगा, और ये केस होता नहीं है नॉर्मल में, ठीक है। तो सारे लोग पैसे लगाते जा रहे हैं, आपको डी प्रायोरिटाइज किया जाएगा। नॉर्मली आपका ऐड नज़र आएगा रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, जब बाकी लोगों के एड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि बाकी लोगों ने उस टाइम पे लगाया होता है कि यहाँ पे ऑडियंस वही होती है, तो हम पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सो ये तब लगाते हैं बजट कैप जब आपको पूरा भरोसा हो कि इस बजट कैप के अंदर अंदर करेगा। अब नुकसान ये है कि अगर उस बजट कैप के अंदर उसको ऑडियंस नहीं मिल रही तो आपकी स्पेंडिंग ही नहीं होगी। सो आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी स्पेंडिंग नहीं होती। इसलिए रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि इसको आपने यूज़ नहीं करना, इसके बगैर ही हम लोग इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा परचेज़ लाने की और इसकी वैल्यू छोटी करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट पर परचेज़ कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूशन सेटिंग्स। एट्रीब्यूशन सेटिंग्स क्या होती है? ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ज़रा इसको आई निशान को पढ़ें। मैं इसलिए आप लोगों से सारों से पढ़ा रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकें, आपको थोड़ा सा मेमोराइज होगा ये। एट्रीब्यूशन सेटिंग्स और एट्रीब्यूशन विंडो क्या है? दो तरह से काम करती है एट्रीब्यूशन विंडो। पहला ये है कि जब हम फेसबुक को कह देते हैं 7 डे क्लिक 1 डे व्यू, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज आपके कस्टमर किसी भी कस्टमर ने ऐड के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, और विद इन नेक्स्ट 7 डेज़ वो किसी भी टाइम जाके दोबारा से आपकी वेबसाइट पे जाके बाय कर लेता है विदाउट इंटरेक्टिंग योर ऐड अगेन, तो फेसबुक रिकॉर्ड करेगा आपकी इस कैंपेन के ऊपर कि उसने आपकी इस कैंपेन से ऐड देखा था इसलिए बाय किया है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड 7 डे एट्रीब्यूशन विंडो। सो 7 डे क्लिक मतलब अगर क्लिक किया है और 7 दिन के अंदर बाय कर लिया तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर एक दिन के अंदर व्यू किया हुआ है, आज व्यू किया है और बाद में आपसे इंटरेक्शन किए बगैर 24 घंटों के अंदर अंदर बाय कर लिया है, सो ये विंडो बन जाएगी 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू विंडो। ठीक है, एक तो ये है इसका काम है कि उस विंडो के अंदर 7 डे क्लिक और 1 डे विंडो के अंदर 1 डे व्यू विंडो के अंदर अंदर आपकी कैंपेन के ऊपर वो रिकॉर्ड करता है परचेजेस। ठीक है, अगर आपकी 7 डे क्लिक की विंडो है और आपके एड्स के ऊपर 3 दिन तक बंदा क्लिक करता रहा है, उसके अगले 7 दिन तक उसने कुछ नहीं किया और 8वें दिन जाके आपकी वेबसाइट से बाय कर लिया है, तो बाय तो वो कर लेगा लेकिन आपके ऐड के ऊपर वो रिकॉर्ड नहीं होगा। फेसबुक ये कंसीडर करेगा कि उसका जो डिसीजन बना है परचेज़ करने का वो आपके एड्स को देखने की वजह से नहीं बना, किसी और वजह से उसका डिसीजन बना। शायद उसने बिल बोर्ड देखा था, शायद उसके दोस्त किसी ने बता दिया था ये वो। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी कैंपेन को देख के कितने लोग बाय कर रहे हैं, ताकि आप उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सको। आपको पता है कि यार मेरी कैंपेन के ऊपर जितने भी परचेजेज आ रहे हैं वो इस लिहाज से आ रहे हैं कि ये बंदे ने क्लिक किया था कम से कम 7 दिन के अंदर अंदर से। ठीक हो गया। दूसरी रीज़न उसने फेसबुक ने ये बताई है कि इसके मुताबिक हम लोग जौन सी विंडो आप सेलेक्ट करोगे ना, हम उसी तरह के लोगों को एड्स दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल 7 डेज़ की विंडो सेलेक्ट किया ना, तो हम एड्स भी उस तरह के लोगों को ऑप्टिमाइज़ करके दिखाएंगे जो मोस्ट लाइकली 7 दिन के अंदर अंदर परचेज़ ख़त्म करते हैं विद इन 7 डेज़। और अगर हम यहाँ पे विंडोज 1 डे की रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड तो कम होगा लेकिन वो ऐड भी उस लोगों को दिखाएगा जो उसी दिन के अंदर अंदर बाय करते हैं, यानी कि वो क्विक डिसीजन मेक करते हैं। सो 1 डे क्लिक का मतलब है डिसीजन मेकर, क्विक डिसीजन मेकर्स हैं। 7 डेज़ का मतलब है कि वो क्विक डिसीजन मेकर हैं, वो वेरीफाई करते हैं, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, चीज़ों को जाके दूसरी जगहों पे भी देखते हैं, प्राइस वेरिफिकेशन और कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद जाके चीज़ें बाय करते हैं। या वैसे ही वो एक दफ़ा ऐड देख लें तो उनका डिसीजन बनते बनते 7 दिन लग जाते हैं, उनको बार बार ऐड दिखाने पड़ते हैं। सो ये इसका फ़र्क है। नंबर 1 कैंपेन पे रिकॉर्डिंग, नंबर 2 ऑडियंस की ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक फिर उस तरह के बंदों को ऐड दिखाता है। रिकमेंडेड विंडो है 7 डेज़, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन ही 2 दिन की है, 2 दिन बाद सेल ख़त्म हो जानी है, ठीक है, और 2 दिन बाद आपने ऐड भी बंद कर देने हैं,
तो 7 डेज़ विंडो लगाने का आपको फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका तीसरे दिन बंदा आगे बाय करना भी चाहेगा तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपने सेल ही बंद कर दिया। देन यू विल गो विद द 1 डे विंडो। व्हेन आर यू चार्ज्ड, ये इंप्रेशन बेस्ड है, ये एडिटेबल नहीं है, ये ऐसे ही आता है। जब आप परचेज सेलेक्ट करते हो तो ये अनएडिटेबल तरीके से आपको चार्ज करता है इंप्रेशंस पे। इंप्रेशंस का मतलब आपको मैंने शुरू में बता दिया था, व्हाट इज़ इंप्रेशन एंड रीच। इंप्रेशन का मतलब ये है कि आप जब फेसबुक के ऊपर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको एक ऐड नज़र आता है, आप उसके ऊपर इंटरेक्ट किए बगैर उसको निकाल देते हो या इंटरेक्ट कर भी लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड 1 इंप्रेशन। ठीक है, सो वो जो इंप्रेशन है उसकी बेस पे आपको ये चार्ज करता है कि कितने लोगों तक मैंने ऐड पहुंचाया है। नो मैटर्स कि उस ऐड के ऊपर उसने यूज़र ने क्लिक किया है या नहीं किया। वो 1000 लोगों तक पहुंचाएगा, शायद उसमें से 100 लोग क्लिक करेंगे, शायद उसमें से 70 लोग क्लिक करेंगे, बट वो चार्ज करेगा 1000 लोगों का। लेकिन इंप्रेशन का चार्ज जारी बात है क्लिक से बहुत सस्ता होता है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी टाइप है स्टैंडर्ड, ये भी आप एडिट नहीं कर सके। इसके अंदर 2 तरह की डिलीवरी टाइप्स होती हैं, बट इस कैंपेन में वो नहीं होती। एक स्टैंडर्ड है, एक एक्सेलरेटेड मोड है। स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपने 1000 रुपये कैंपेन पे लगाया तो 24 घंटे के अंदर ऑप्टिमाइज़ करके डिवाइड करके 1000 रुपये स्पेंड करेगा। एक्सेलरेटेड लगाया तो शायद अगले 2-3 घंटों में वो उड़ा देगा। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो दूसरी कैंपेन टाइप में आता है, ऑब्जेक्टिव में, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। राइट नाउ ये दोनों ऑप्शंस अनएडिटेबल हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। नाउ वी हैव अ बजट एंड स्केड्यूल्स। अब आपने बजट के लगाना है यहाँ पे, तो यू कैन डेली बजट सेट कर सकते हो, लाइफ टाइम बजट दे सकते हो। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि आपको डेट रेंज देनी पड़ेगी, आज से लेके 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 100 दिन का बजट। हम डेली बजट पे जाएंगे एंड वी वांट टू स्पेंड फॉर एग्जांपल 2000 अ डे। मैंने उसको कह दिया कि 2000 रुपये डेली का बजट देना है। और अगर आप ये साइड वाली विंडो देखें तो ये आपको बता रहा है योर ऑडियंस सिलेक्टेड, ये राइट साइड पे सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड। ऑडियंस तो भी हमने सेलेक्ट ही नहीं की, ठीक है, वो भी आएगी नीचे जाके। लेकिन अभी तक जो हालात हैं उसके मुताबिक वो ये बता रहा है कि आपका एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ जो आपका सिलेक्टेड है, जिसको हम टारगेट करेंगे, वो ये है। और उसके अगेंस्ट एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आपको, ये ज़रा एक मिनट, एस्टिमेटेड डेली रीच आपको मिलेगी 7.3K से लेके 21,000K के ऊपर। ठीक है, 21,000 के ऊपर, यानी कि 7,500 से 21,000 तक लोगों तक पहुँचेंगे हम लोग, और लेस देन 10 परचेजेस मिलेंगे आपको। अच्छा जी, अब आपके पास ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑडियंसेस। फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इफ़ दे हैवंट इंटरेक्टेड विद योर ब्रांड बिजनेस। हम लोगों ने नए लोगों को ढूंढना है। नाउ हम लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट की लोकेशन विच इज़ पाकिस्तान। एज रेंज, तो आप बताओगे मेरे ब्रांड की एज रेंज क्या है, तो मैं कहता हूँ 18 से लेके फॉर एग्जांपल इट्स लाइक 40। मेरा ब्रांड्स की ऑडियंस ही है। जेंडर वमेन करूँगा बिकॉज मेरा ब्रांड ही वमेन स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट्स ही वमेन की हैं मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग विच इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक्स। उसके अंदर आपके पास ब्राउज में जाओ तो आपके पास वी हैव 3-4 ऑप्शंस, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इसमें से आप सेलेक्ट करते हो। आप इन सब को जब आप खुद खोलोगे तो ये सारे के सारे आपने खोल के देखने के ऑडियंस ऑप्शंस आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर रहा, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, बिहेवियर भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, मैं बस यहाँ पे एक देता हूँ, इंगेज्ड शॉपर। सो इंगेज शॉपर की ऑडियंस में लगाता हूँ कि वो लोग जो नॉर्मली शॉपिंग करते रहते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ एक इंटरेस्ट दे दिया है, इंगेज शॉपर्स। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ब्राउज में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद एक्सप्लोर करनी है साथ बैठ के। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ऑडियंस कैसे सिलेक्ट होती है। इंगेज शॉपर सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेट सिलेक्शन। अच्छा, ये वाला ऑप्शन क्या है कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, अगर इससे भी ज़्यादा ब्रॉड पे जाना है तो इस बटन पे क्लिक कर दोगे तो फेसबुक खुद उसको ब्रॉड करते जाएगा मज़ीद। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ब्रॉड सेलेक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, नो एक्सक्लूजन। इसको मैं फ़िलहाल ये कह दूँगा, एक्सक्लूड पीपल हु हैव मे हैव परचेज्ड विद इन लास्ट 10 डेज़ वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है, मेरे पास किसी ने अभी पिछले 10 दिन के अंदर बाय किया, तो मुझे पता है उसको 10 दिन बाद तो नहीं मेरी प्रोडक्ट की दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली, तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ उसको। सो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं एक्सक्लूड कर ही देता हूँ। 10 दिन के लिए करने की बजाय मैं उसको 15 दिन का एक्सक्लूजन लगा देता हूँ।
कि 15 दिन के अंदर लास्ट मेरे ब्रांड से जिसने ख़रीदा है मैं तो उसको ऐड नहीं दिखाना, ये नए बंदों को दिखाना है। इन केस उस टारगेट ऑडियंस के अंदर वो आ जाते हैं तो उनको ऐड फिर भी नज़र नहीं आएगा। लास्ट आपके पास है प्लेसमेंट। तो ये आपके पास प्लेसमेंट की ऑप्शंस आ गई हैं, एडिट करेंगे हम, मैनुअल प्लेसमेंट्स पे जाएंगे तो ये आपके पास प्लेसमेंट पड़ी हुई हैं सारी की सारी। मैं ज़रा ये नोटिस बंद कर रहा हूँ, ये आपने सारे पढ़ने हैं खुद से। मैनुअल प्लेसमेंट में गया हूँ, वी हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। ठीक हो गया। अब फेसबुक के ऊपर भी ये देखें कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक प्रोफाइल फीड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, मार्केट प्लेस है, वीडियो फीड है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे पढ़ने। स्टोरीज़ हैं, इन स्ट्रीम वीडियोज़ हैं, सर्च रिजल्ट्स हैं, उसके बाद आपके पास ऐप्स एंड साइट्स हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं। आप मैनुअली इनमें से जोन सी जगह सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो कि यहाँ पे ऐड आए, यहाँ पे ऐड ना आए। और अगर आप चाहते हो सारी जगह पे आए ऑटोमेटिकली तो आप एडवांटेज पे ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा फेसबुक के कहाँ पे मैंने ऐड दिखाना है। ठीक है, इस प्लेसमेंट के ऊपर मैं एडवांटेज के ऊपर जाना पसंद करता हूँ। बहुत रेयर केसेस के अंदर हम लोग जाते हैं प्लेसमेंट के मैनुअल के ऊपर। अगर हम लोगों ने स्टोरी बेस ऐड चलाते हैं तो स्टोरी की वीडियो आपको पता है कि हाइट में ज़्यादा होती है, लेंथी होती है और उसका फ्रेम डिफरेंट होता है, तो फीड वगैरह के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट बनता नहीं है दिखाना। तो फिर मैं मैनुअल प्लेसमेंट में जाके सिर्फ यहाँ से जाके स्टोरीज सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टोरीज और रील्स पे आ जाएगा, बाकी सारा बंद हो जाएगा। फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है, ये स्टोरीज एंड रील सारी ले ली। ये इन स्ट्रीम भी बंद कर दिया, यहाँ से सर्च रिजल्ट भी बंद कर दिया, यहाँ से ऐप इंस्टॉल भी बंद कर दिया। नाउ यू हैव ओनली स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरीज अगर हो तो इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स, इन सारी जगहों पे आएगा बिकॉज इन सब की डायमेंशंस सेम होती हैं। लेकिन अगर मेरा स्टोरी ऐड नहीं है, बेसिक ऐड्स हैं, तो मैं जाऊँगा एडवांस के ऊपर कि ऑटोमेटिक मेरी चीज़ें दिखा दे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपने फ़िल्टर्स लगाने हैं, ब्लॉक लिस्ट लगानी है, कंटेंट टाइप लगाना है। फ़िल्टर्स क्या है ये आप ज़रा एक दफ़ा इन्वेंटरी फ़िल्टर्स पढ़ लें। अच्छा, इसमें ब्रांड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम अपीयरिंग नियर कंटेंट दैट्स नॉट कंडक्टिव टू योर ब्रांड, मैनेज इन ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। ये ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी मैंने आपको दिखाया था, ये बिजनेस मैनेजर के अंदर एक ऑप्शन थी। तो आप उसके अंदर अपने लिए पॉलिसी सेट कर सकते हो कि यार मेरा ब्रांड का कंटेंट कहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए, किस तरह के कंटेंट के साथ नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसकी ब्रांड सेफ्टी एंड उसके अंदर जाके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, जब आप बना रहे होगे तो आपने इस जगह पे जाना है और इस बटन पे क्लिक करके तो आपने यहाँ पे जाके अपनी पॉलिसीज़ खुद बनानी है, तो आपको समझ आ जाएगी। इसको स्टडी करेंगे सारा, एक डिटेल एक अलग से टॉपिक खुल जाएगा अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो। अच्छा, उसके बाद है फ़िल्टर, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज़ एड्स वगैरह। अच्छा, इस पर फ़िल्टर कर सकते हैं, ओनली अप्लाइज, ये देखें 3 फ़िल्टर्स हैं आपके पास। एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट दैट adhere to our content monetization policy so that you get the most reach। मॉडरेट इन्वेंट्री में जाता हूँ, एक्सक्लूड मॉडरेट सेंसिटिव कंटेंट। तो इसमें क्या है, तो आपके सेंसिटिव कंटेंट वगैरह जो है उस पर नहीं दिखाएगा। लिमिटेड में जाएगा एक्सक्लूड एडिशनल सेंसिटिव कंटेंट एज वेल एज लाइव वीडियो, दिस लोअर द रीच एंड कैन इंक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, तो उसने खुद से दे दिया कि यार मैंने 3 ऑप्शंस रखी हैं, एक एक्सपैंड वाली रखी है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, हर जगह पे चला जाएगा। अगर आप मॉडरेट पे जाते हो तो सेंसिटिव कंटेंट वगैरह कुछ एक स्पेसिफिक जो है वो उसको एक्सक्लूड कर देगा और बाकी जगहों पे ऐड दिखाएगा। उसके बाद अगर आप लिमिटेड इन्वेंट्री पे जाते हो तो और ज़्यादा एक्सक्लूड कर देगा, लाइव वीडियो में भी आपके एड्स नज़र नहीं आएंगे। तो हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ ही जाते हैं मॉडरेट वाली पे। उसके बाद ओनली अप्लाइज टू द ऑडियंस नेटवर्क, इसके अंदर है करंट फिल्टर सेटिंग्स मॉडरेट, ये भी ये ऑडियंस नेटवर्क की है और ये फेसबुक की इटसेल्फ है। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क और फेसबुक दोनों में फ़र्क है। ऑडियंस नेटवर्क क्या है, जो फेसबुक के साथ रजिस्टर्ड ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फेसबुक के एड्स नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, यानी कि फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क कि वो लोग जहाँ पे फेसबुक ने अपने एड्स डिस्प्ले कराए हुए हैं। आपने मोबाइल में गेम्स वगैरह इंस्टॉल की होंगी, वहाँ पे भी फेसबुक के एड्स आते हैं नज़र, दैट इज़ कॉल्ड फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। वो मोबाइल ऐप्स भी हो सकती हैं, वो वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। अच्छा जी, ब्लॉग लिस्ट है, तो आप अपनी ब्लॉग लिस्ट बना सकते हैं। यू डोंट हैव एनी ब्लॉग लिस्ट, क्रिएट अ ब्लॉग लिस्ट और लर्न मोर। सो आप ब्लॉग लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से कंटेंट की या कौन से पेज के ऊपर आपने ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, और कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन के अंदर भी आप यहाँ पे एक्सक्लूड ऑल लाइव वीडियोस फ्रॉम फेसबुक एंड स्ट्रीम, ये मुझे उसने दिया है। बाकी भी ऑप्शंस हैं जो मेरे लिए डिसेबल हैं, लेकिन यहाँ से मेरे एक्सक्लूजन्स मैं लगा सकता हूँ।
फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन नहीं लगा रहा, यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो ये ब्रांड सेफ्टी, इन्वेंट्री, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ऐड क्रिएटिव पे आ जाएंगे जहाँ पे मैंने लिख दिया था कैरोसेल, कि मैं कैरोसेल वाला ऐड बनाऊँगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑप्शन है पार्टनरशिप एड्स। अगर आपने किसी के साथ मिलके ऐड चलाने हैं किसी दूसरे पेज के साथ, तो ये एक एडवांस ऑप्शन है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि दो पेज आपस में पार्टनर करके ऐड कैसे चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से आप पेज सेलेक्ट करेंगे अपना, ठीक है, फेसबुक पेज, जो भी आपके पास मल्टीपल पेज आ रहे होंगे, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, उनमें से आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट आपने यहाँ पे लिंक किया होगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ऐड सेटअप के अंदर आप बता रहे हैं फॉर्मेट्स कि कौन कौन से टाइप के एड्स आप बना सकते हैं। सिंगल इमेज और वीडियो ऐड है, कैरोसेल है, कलेक्शन है, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे कैरोसेल ऐड, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। ये वाली ऑप्शन में फ़िलहाल मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, इसमें इंक्रीज योर एड्स एक्सपोजर टू पीपल। अच्छा, इसको मैं इनेबल रहने देता हूँ। कैरोसेल ऐड में आ गए। कैरोसेल ऐड में आने के बाद आपको याद होगा मैंने शुरू में कैटलॉग सेलेक्ट किया था, और उस कैटलॉग को सिलेक्ट करने के बाद आगे प्रोडक्ट सेट भी सिलेक्ट किया था कि उनमें से कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो मैंने क्या किया था, ऑल प्रोडक्ट्स रहने दिए थे। अब हम यहाँ पे आएंगे ऐड क्रिएटिव के अंदर, टॉप पे मैंने सबसे फॉर्मेट सेलेक्ट किया कि ऐड का फॉर्मेट क्या होगा, मैंने क्या दिया, कैरोसेल फॉर्मेट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऐड क्रिएटिव में क्या आएगा, सिलेक्ट द मीडिया टेक्स्ट एंड डेस्टिनेशन ऑफ योर ऐड, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर मीडिया एंड टेक्स्ट फॉर ईच प्लेसमेंट, मल्टी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज। सो आपने मल्टी प्रोडक्ट ऐड चलाना है या प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऐड चलाना है। सो विल गो विद द मल्टी प्रोडक्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस कैरोसेल के अंदर इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हों। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद कैरोसेल के अंदर कैटेगरीज पे जाएंगे तो वो फिर आपने जो उसके प्रोडक्ट सेट्स बनाए हुए हैं ना, वो वाली कैटेगरीज उसके अंदर डिस्प्ले होना शुरू होगी। विल गो फॉर द कैटलॉग। यहाँ पे आएंगे तो आपने क्या शो करना है, सिंगल इमेज। ये ऑप्शंस हैं, आइटम फॉर योर कैटलॉग ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन दिस कार्ड, पीपल सी रेलेवेंट आइटम्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। सो ये क्या रहा है कि सिंगल इमेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे ये आइटम्स आ रही हैं तो ये आइटम्स ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएंगी, हर बंदे को डिफरेंट उसके इंटरेस्ट के मुताबिक। हर बंदे को सेम ऐड नज़र नहीं आएगा। अगर इसमें 300 आइटम्स हैं तो हर बार हर बंदे को 8 से 10 आइटम्स नज़र आ सकती हैं, कैरोसेल के अंदर 15 आ सकती हैं, तो हर एक को डिफरेंट आइटम्स नज़र आएंगे। इस डायनामिक ऐड का ये भी फ़ायदा है कि हर एक को अलग-अलग ऐड नज़र आता है, तो हर एक का ऐड एक्सपीरियंस भी सेपरेट होता है। अगर आपने एक दफ़ा मेरा ऐड देखा है, नेक्स्ट टाइम आप ऐड देखोगे, क्योंकि आपने क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाएगा। अगर आपने क्लिक किया होगा, ऐड टू कार्ड किया होगा, तो सेम प्रोडक्ट वापस ला के दिखाएगा क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन अगर आपको ऐड आया है और आपने क्लिक नहीं किया और इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐड दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी, ताकि आपने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, ये वाली प्रोडक्ट्स में शायद आप इंटरेस्ट दिखा दो। तो ये डायनामिक एड्स का फ़ायदा है कि जो लोग देखते हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, जो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो उनको भी नया एक्सपीरियंस मिलता है, वो बोर नहीं होते, सेम ऐड देखने के बाद अनॉय नहीं होते। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। मैं ज़रा ना इसको साइड वाले को ऊपर कर लूँ, ये साइड जो है ना फिर नीचे आ गया। अच्छा, सिंगल इमेज है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिखा रहा है, वो एक है हेडलाइन और एक है फीड डिस्क्रिप्शन। तो हेडलाइन के अंदर उसने ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट बना हुआ प्रोडक्ट नेम दिखा दिया है। अगर मैं इसको टॉप पे करके दिखा सकूँ आपको, ऊपर क्यों नहीं स्क्रॉल करता, तो यहाँ पे आप देखो कि हेडलाइन के अंदर उसका नाम नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। और नीचे वाली डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी हम लोगों ने कुछ नहीं डाला, यहाँ पे किधर चला गया, यहाँ पे फीड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कैटलॉग की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्राइस, ठीक है। मैं इसको एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे नीचे अभी तक इसकी प्राइस अभी नहीं आई, इसको आ जानी चाहिए थी। आइडियली इसको उसके नीचे ऐड के नीचे प्राइस दिखानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मल्टी प्रोडक्ट। अच्छा जी, हेडलाइन में हम लोगों ने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, फील्ड लिंक में प्राइस दे दी, वो भी यहाँ पे अपडेट होकर नज़र भी आ जाएगी। उसके बाद ये बता रहा है आपको क्रिएटिव टेलर योर ऐड फॉर द पर्सन व्यूइंग इट बाय
letting us automatically optimize your creative. This can help improve the performance. ये फेसबुक अपनी स्टोरी सुना रहा है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपको कुछ सेटिंग्स करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो बंदा भी आपका ऐड देख रहा होगा उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको एड्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप इसको इनेबल कर दें, ऑल परमिशन ऑप्टिमाइजेशन इनेबल कर देंगे तो हर बंदे का हम लोग ऑटोमेटिकली AI बेस्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट कर देंगे सबके लिए। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ऑल ऑप्टिमाइजेशन वाला सेटअप इसका इनेबल कर दें। और ये आपके 4 आउट ऑफ 4 ऑप्टिमाइजेशन हो गई हैं। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखोगे जो एड्स के ऊपर आएगा। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख देता हूँ कि मैंने एक कैप्शन लिख दी, इसके ऊपर वो कैप्शन यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। आइडियली वो कैप्शन जो है ना इतनी होनी चाहिए कि सी मोर का बटन ना आए, इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। और नीचे कॉल टू एक्शन के अंदर वो बता रहा है कि बटन कौन सा चाहिए, तो हम लोगों ने शॉप नाउ सेलेक्ट करना है जो कि ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चाहिए होगा तो हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे दिस बटन। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ शॉप नाउ की जगह पे यहाँ पे कुछ और आ जाए, अगर आप बुकिंग वाला कोई ऐड चला रहे हैं तो बुक नाउ होगा, डाउनलोड वाला आएगा तो वो लिसन अपन लिंक, ऑर्डर नाउ का बटन भी हमारे साथ रेलिवेंट है, हम वो भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन आ जाएगा। सो ये कॉल टू एक्शन है। मोस्टली हम लोग शॉप नाउ के कॉल टू एक्शन के साथ जाते हैं जब हम लोग ई-कॉमर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। टेल अस वे टू सेंड योर पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे टैप योर क्लिक योर ऐड। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि आपने जब आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो यूज़र को कहाँ भेजना है। 2 तरीके हैं, एक तो ये कह रहा है एडवांटेज डेस्टिनेशन, यानी कि फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कहाँ भेजना है। एक है मैनुअल डेस्टिनेशन। मैनुअल डेस्टिनेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट URL बताएगा मुझे कि किस वेबसाइट के URL के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, डिस्प्ले लिंक क्या होगा, फलाना टमाका, ये सारी डिटेल उसके ऊपर ले रहा है। लेकिन मैं कहूँगा एडवांटेज डेस्टिनेशन, क्योंकि इसके पीछे सारे लिंक्स ऑलरेडी कैटलॉग के लगे हुए हैं। कैटलॉग ऑलरेडी वेबसाइट की फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, तो फेसबुक खुद ब खुद उनको इसके ऊपर सेंड कर देगा। ठीक है, इसलिए एडवांटेज पे चले जाएंगे। एंड देन लास्टली अगर आपकी मोबाइल ऐप के एड्स होंगे तो ये उसकी सेटिंग्स हैं। बाकी सारी सेटिंग्स आपकी ट्रैकिंग और ये वो, इसको अपने डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है। अगर आपका मल्टी लैंग्वेज का ऐड होगा तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस इनेबल करेंगे और उसकी दूसरी लैंग्वेज के बारे में डिटेल जो है वो भी यहाँ से हम लगा देंगे। तो ये सारी डिटेल थी इसकी। ठीक है, एड्स क्रिएट करने से लेके यहाँ तक, कैंपेन से लेके ऐड सेट से लेके फाइनल ऐड क्रिएटिव तक। ऐड क्रिएटिव के अंदर सारी की सारी गेम आपके हाथ में है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी। मैंने अभी तक कोई क्रिएटिव यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने कैटलॉग बेस ऐड बना दिया है। मेरे पास अभी क्रिएटिव है भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कैटलॉग बेस ऐड बनाने को वो किया है, प्रेफर किया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको पब्लिश पे क्लिक करूँगा, अब मेरा ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। अगर अब मैं वापस कैंपेन में आता हूँ तो यहाँ पे आपको ये कैंपेन नज़र आएगी। ठीक है, इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं पेज को, यहाँ पे वो फिर हमें कैंपेन भी दिखाएगा और उसकी डिटेल भी दिखाएगा। ये कैंपेन है जो मैंने अभी भी बनाई है, कैटलॉग। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो ये ऑडियंस यानी कि ऐड सेट, और इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका ऐड नज़र आएगा। जिस पे क्लिक करते जाएंगे बटन वाइज आगे चलते जाएंगे। इसके टॉप पे भी इसकी ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कैंपेन, ऐड सेट और एड्स। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं। किसी भी टाइम इसको एडिट करना है, एडिट का बटन अवेलेबल है, ऐड को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने ऐड सेट को एडिट करना है तो उसका बटन अवेलेबल है, यू कैन एडिट ऐड सेट। किसी भी टाइम उसकी ऑडियंस, उसका बजट, कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद कैंपेन पे जाके किसी भी टाइम कैंपेन के अंदर अगर ऐड की ऑप्टिमाइजेशन है, बजट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा कैंपेन पब्लिश हो गई तो आप उसका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, ये दोबारा चेंज नहीं होगा। अगर आपने गलत ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैंपेन बना दिया है तो फिर उसका एक ही हल है कि आप उसको बंद करेंगे और नई कैंपेन बनाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर था। अब आप लोग जो भी, जिसने भी कोई भी सवाल करना है तो आप कर सकते हैं।